हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों ये वीडियो जीएस पेपर सेकंड का है और इसमें जो है हम पॉलिटी का डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको 8 नंबर या 9 नंबर में जो है 7 नंबर करके आ जाता है बीपीएससी में। जो आप जो नया प्रोविज़न किया है उसमें जो है तो एक कोई किसी भी एक्ट के बारे में जो है आपसे पूछ लेता है, उसके प्रोविज़न के बारे में। तो आप इसमें जब आपको आएगा तो किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे, किस तरह से आंसर लिखेंगे, तो ये जो है मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, बताऊँगा क्या क्या प्रोविज़न था और इस तरह से बताऊँगा कि आपको याद हो जाए और आप अपने लैंग्वेज में जो है उसको, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों में आप लिख सकें। और इसीलिए मैंने इसको बाइलिंगुअल किया है कि दोनों चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा ताकि आप जो है दोनों लैंग्वेज में उसको आराम से लिख सकें। और साथ साथ ये पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप पॉलिटी जो है आपका इसे 1935 का जो एक्ट है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद 1935 के एक्ट को जो है या तो प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट है वो क्यों आया था और कब लाया, मतलब कि इसको किस वजह से लाया गया था, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान था, प्रोविज़न था, वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को जो है बैकग्राउंड से भी, जो पिछला इसके साथ हो चुका था वो भी, ताकि आप फ्लो चार्ट की तरह भी आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। आप नंबरिंग देकर भी आंसर को लिख सकते हैं। तो आप जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। बहुत कम में मैं इसमें ज़्यादा प्रोविज़न आपको बता दूंगा और आप उसको फ्लो चार्ट में कम में भी कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मली वो याद रहेगा। तो बाकी जो है एग्जामिनेशन वगैरह, प्रीलिम्स वगैरह आगे के एग्जामिनेशन में आपको और भी काम आएगा। तो ये जो है एक्ट जब आया था इसके बारे में डिस्कस अगर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द वाइट पेपर ऑफ 1932 प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस अभी करूँगा कि ये क्या है। ये एक्ट जो है 1932 के जो है श्वेत पेपर के आधार पर जो है बनाया गया था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फॉर्म किया गया था। भारतीय को जो प्रॉब्लम था, जो भी यहाँ समस्याएं थी उसको लेकर, तो ये एक्ट जो है वो कैसे जो है प्रोसीड किया, क्या हुआ इसमें, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो है क्या क्या प्रोविज़न इसमें हुआ। तो प्रोविज़न से पहले जो है इस एक्ट का बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं कि आखिर इस एक्ट में बैकग्राउंड क्या था। तो ये अभी से शुरू नहीं होता है, ये जो है ये शुरू होता है 1919 के एक्ट से, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा। ये जो है एक्ट आया था 1919 में और कहा गया था कि ये इस एक्ट की समीक्षा के लिए जो है आपको 10 साल बाद जो है एक एक्ट आएगा। लेकिन हुआ ये कि 1927 में ही साइमन कमीशन, साइमन आयोग जो है इस एक्ट के समीक्षा के लिए जो है वो आ गया। मतलब 2 साल पहले ही जो है ये एक्ट आ गया, जिसका जो है आपको, जिसमें 7 जो है मेंबर थे और 7 जो है वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया और इसका पुरजोर विरोध हुआ। ये भारत में कब आया, तो ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फरवरी 1928 में मुंबई में सबसे पहले ये आया था और 2 साल पहले ही आ गया, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। और ख़ास करके आपको पता होगा जब जो है लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे तो लाठी चार्ज किया गया और उनकी जो है डेथ हो गई थी। साइमन गो बैक के खूब नारे लगे। तो ये एक्ट जो है, लेकिन फिर भी इस एक्ट ने अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया और 1930 में जो है इसने अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया। और उसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पे जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा 1930, 31 और 32 में भी जो है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और 32 वाले में तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता ही होगा, दलितों को जो है डिप्रेस क्लास को दे दिया गया था। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। वो सारी चीज़ें आपको वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके आधार पे जो है रिपोर्ट जो है पेश किया गया और इसी रिपोर्ट को जो है इसने एक वाइट, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसने एक वाइट पेपर जो है इशू किया, डिक्लेयर किया। उसी वाइट पेपर को चेक करने के लिए कि वाइट पेपर में क्या क्या प्रावधान है, एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे, किसके अंडर में फॉर्म किया गया, लॉर्ड लिथगो के अध्यक्षता में जो है ये कमेटी फॉर्म की गई। ये बैकग्राउंड है, इसको समझने के लिए आपको एक्ट को मैं बता रहा हूँ। और उनके रिपोर्ट पे जो है ये जो कमेटी थी इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और उसी के रिपोर्ट के आधार पर 1935 का एक्ट जो है वो आया। अब देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोविज़न था, क्या क्या प्रावधान था, वो सारी चीज़ें आप किस तरह से इसको लिखेंगे आंसर राइटिंग के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो है कि द्वैध शासन, डायरकी जो है वो आपको सेंटर में जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई, केंद्र में जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया। पहले जो है 1919 के
एक्ट के तहत जो है प्रोविंस में जो है, प्रांत में जो है डायरकी जो है द्वैत शासन लागू किया गया था, लेकिन उसको प्रांतों से हटाकर जो है केंद्र में जो है ये लागू कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द्वैत शासन। द्वैत शासन का जो है जनक जो है, डायरकी का जनक किसको कहा जाता है? फादर तो लियोनिस कार्टेस को कहा जाता है। और अपने बंगाल का जो है जो 1765 से लेकर 1772 तक जो है बंगाल में भी द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव ने लगा दिया था, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया था जब 1773 का एक्ट आया था। तो ये डायरकी जो है सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया, ये बात याद रखिएगा। दूसरा जो प्रावधान था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑल इंडिया फेडरेशन का जो है प्रावधान था, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था, जो कि लागू नहीं हो सका। तो ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामिनेशन में लिखना ही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, और उसी आधार पे क्या हुआ कि इलेक्शन कराया गया। और इलेक्शन जो है 11 प्रोविंस था उस वक्त, और 11 प्रोविंस में जो है प्रांतों में जो है इलेक्शन हुआ 1937 अप्रैल 1937 में। और कांग्रेस ने जो है इसमें 8 प्रोविंस में जो है आपको गवर्नमेंट फॉर्म किया। और आपको पता होगा कि 28 महीने बाद जो है कांग्रेस ने जो है इस्तीफा दे दिया था, वर्ल्ड वार में जब शामिल कर लिया गया था भारत को बिना कांग्रेस के लीडर से पूछे हुए। और उसके बाद मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग ने मनाया था दिसंबर में। तो वो सारी चीजें जो है आपको पता होगी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इस एक्ट में ही प्रांतीय स्वायत्ता की बात कही गई। उसके बाद जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो है सांप्रदायिक निर्वाचन, उसका दायरा को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में अगर आपको याद होगा तो सभी को पता होगा कि ये जो है आया था कब? सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो आया था। मॉर्ले कौन थे? हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और मोंटा कौन थे? हमारे वायसराय थे। मॉर्ले मिंटो जो है वो वायसराय थे, और उन्हीं के नाम पर ये एक्ट आया था। और उसी में जो है मुस्लिम 1906 में जो है ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और मुस्लिम लीग का डिमांड था कि उनको जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, मतलब कि सांप्रदायिक निर्वाचन, कि जहां से भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो तो सिर्फ मुस्लिम ही इसको वोट करेंगे। और 1909 में जो है उन्होंने मान लिया था इस बात को, और मुस्लिम को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दिया गया था। इसीलिए जो है आपको पाकिस्तान का जनक भी इसको कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का जनक राजेंद्र प्रसाद ने कहा भी था। उसके बाद 1919 में जो है इसका दायरा को और बढ़ाया गया, और किस किस को दे दिया गया इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन, और किस किस को दिया गया? तो इंडियन क्रिश्चियन, भारतीय ईसाई जो थे उनको दिया गया, सिख को दिया गया, यूरोपियन को दिया गया, और एंग्लो इंडियन जो है उनको जो है ये दे दिया गया 1919 में। फिर 1935 में जो है कुछ और लोगों को दे दिया गया, और किस किस को दिया गया? तो पारसी को दिया गया, दलित को दिया गया, मजदूर को दिया गया, और महिला को दिया गया, वीमेन को दिया गया। तो इन सब को जो है 1935 में, तो आपको ये लिख देना है कम से कम कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज फर्दर एक्सटेंडेड, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया फिर से। तो ये चीज जो है आपको याद रहना चाहिए। तो 4 प्रोविजन अभी तक हमने पढ़ लिया है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पांचवा क्या है कि फेडरल कोर्ट का जो है प्रोविजन था इसमें, संघीय न्यायालय की बात की गई, एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसकी स्थापना की बात की गई। और उसी के आधार पर जो है 1937 में जो है 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में जो है पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, जो फेडरल कोर्ट का कहलाता है। बाद में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट जो है ये बना, जिसका इनॉग्रेशन हुआ। तो इस वक्त जो है जब कोर्ट बना था उस वक्त जो है उसके सीजीआई जो है उसमें एक जो है चीफ जस्टिस थे, और 6 जो है जज थे, मतलब टोटल 7 जज जो है उसमें थे। और जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मॉरिस गवेयर जो है वो चीफ जस्टिस उसमें हुआ करते थे। अभी टोटल 34 जो है जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनका रिटायरमेंट का एज कितना है? 65 वर्ष जो है रिटायरमेंट का एज है। आप लोग बताइएगा, अभी अभी जो है नए चीफ जस्टिस भी बने हैं, तो कौन जो है भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं? अगर जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो और पहला जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट की अगर बात होती है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका दायरा सिर्फ कलकत्ता ही तक था, बंगाल ही तक था। तो वो जो है 1773 का जो एक्ट आया था उसमें ये प्रावधान था कि 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कलकत्ता में। और उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे, जो है उसके पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो ये आपको लिखना है कि प्रोविजन फॉर फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय का जो है उसमें प्रावधान था, और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को।
उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, छठा क्या है, सेंट्रल बैंक यानी बैंकों का बैंक जो है आपको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हो गई 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई रिलीज करता है। फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई रिलीज करता है। और 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका जो है आरबीआई का स्थापना हुआ। और इसी आरबीआई पहले जो इसके चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जो है इस आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। और उसके बाद जो है पहले भारतीय जो है गवर्नर बने थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे सीडी देशमुख जो है पहले भारतीय गवर्नर बने थे। अभी आरबीआई के जो है शक्तिकांत दास जो है गवर्नर थे, वो भी जो है रिटायर हो गए हैं, अब जो है नए गवर्नर बने हैं। उनका क्या नाम है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिनको पता हो। जिस वक्त ये बना था आरबीआई, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता था, लेकिन 1937 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ, बॉम्बे में जो है आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद जो है बर्मा जो है जिसको म्यांमार कहते हैं उसको सेपरेट किया गया भारत से। बर्मा, बरार, आदेन जो है ये सारे चीज़ों को जो है भारत से जो है अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, बर्मा को भारत से किस एक्ट के तहत जो है अलग किया गया, तो 1935 के एक्ट के तहत जो है वो अलग किया गया था। उसके बाद क्या है कि इंडियन काउंसिल का स्थापना हुआ, यानी भारतीय परिषद जो है उसकी जो स्थापना हुई थी उसको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, भारतीय परिषद को खत्म कर दिया गया। इंडियन काउंसिल हैज बीन अबोलिश्ड। और ये कब स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1858 में। और जब आपको पता होगा 1773 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब बना था, उसके बाद जो है इन दोनों को 1858 में जो है खत्म कर दिया गया था। और उसके स्थान पर इंडियन सेक्रेटरी जो है भारतीय सचिव का जो है पोस्ट बनाया गया था। और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको जो है एडवाइस देने के लिए 15 जो है काउंसिल भारतीय परिषद का भी गठन किया गया था। 15 मेंबर थे उसमें भारतीय परिषद में। और इसी भारतीय परिषद को जो है आपको 1935 में जो है वो खत्म कर दिया गया। तो ये बात याद रखिएगा, इंडियन जो है सेक्रेटरी का पोस्ट था, काउंसिल के पोस्ट को खत्म किया गया था, ये बात याद रखिएगा। 9वां प्रोविजन क्या था कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस जो है कमीशन जो है वो स्टार्ट किया गया प्रोविंस में, प्रांत में जो है पब्लिक, जैसे अभी आप देखते हो ना बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, कहीं का भी स्टेट पीसीएस जो है वो शुरू किया गया 1935 में। अगर यही बात कहते हैं कि सेंटर में जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो आप देखते हो आजकल जो संस्था है यूपीएससी, वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 1919 में हुआ था। ली कमीशन के सिफारिश में ली कमीशन जो है उसमें उसके रिपोर्ट पे हुआ था। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1926 को जो है ये यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन इसमें क्या प्रोविजन था 1935 में कि स्टेट में यानी प्रोविंस में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसका प्रोविजन था। नेक्स्ट जो है आपका डिवीजन ऑफ पावर जो है, शक्तियों का जो है विभाजन किया गया। 3 लिस्ट जो है वो आपको 3 लिस्ट आपको पता होगा कि कौन कौन 3 लिस्ट है। तो 3 लिस्ट कौन कौन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है हमारा। तो इन लिस्ट की बात जो है इसी में कहा गया। पहले जो 1919 में भी लिस्ट आया था लेकिन उसमें 2 ही था, यूनियन और स्टेट था, कंकरेंट जो है वो नहीं था। तो 3 लिस्ट जो है आया। ये 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, तो अनुच्छेद ये जो है आपको अनुसूची 7 में मेंशन है, शेड्यूल 7 में। और जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो 246 में आपको मिल जाएगा। तीनों अनुच्छेद 3 लिस्ट की बात जो है आपको मिलेगा। और ये जब उस टाइम में 3 लिस्ट आया था तो उसमें तीनों लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, तो यूनियन में जो है वो कितना था, तो वो था 59 और स्टेट में जो है वो था 54 यानी 54। और कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें था आपको 36 था। अभी जो वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कितना है, तो करंट में जो है यूनियन लिस्ट में 100 है, पहले 97 था, अब 100 कर दिया गया है। और स्टेट में 66 घटाकर 61 कर दिया गया है। कंकरेंट में जो है 57 से 52 कर दिया गया है। इसी में से जो 5 जो है 42वें संविधान संशोधन से निकालकर इसमें ऐड कर दिया गया, जिसमें शिक्षा वगैरह शामिल है। और एक अवशिष्ट पावर जो है वो आ गया। अवशिष्ट पावर जो है रेसिडुअल पावर जिसको कहते हैं, उस पे जो है कौन जो है ये बना सकता था, लॉ बना सकता था। अवशिष्ट पावर किसके पास था, तो वो था गवर्नर जनरल के पास था। और ये जो है अवशिष्ट पावर अभी किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या पार्लियामेंट के काम, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का ही है, तो उसके पास है। तो अभी रेसिडुअल पावर जो है
वो गवर्नर जनरल में वेस्टेड था। रेसिडुअल पावर वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल, जिसको वाइसराय भी कहते थे। और इस रेसिडुअल पावर का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? अवशिष्ट पावर का, अवशिष्ट शक्तियों का, तो कनाडा से लिया है। और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर मेंशन है? तो आर्टिकल 248 में जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल आर्टिकल कितना था? तो टोटल अनुच्छेद जो था वो 321 था। हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारा वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो 1935 का एक्ट है। तो इसी से हमने बहुत सारे चीज को जो है लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस वक्त आर्टिकल 321 था। टोटल पार्ट जो है वो 14 था और शेड्यूल जो है 22 था। अभी जो है फिलहाल 395 के करीब आर्टिकल है। अगर जो नॉर्मल जो संविधान लागू हुआ था उस वक्त 395 आर्टिकल था और 22 शेड्यूल और जो है 8 शेड्यूल था और जो है 22 पार्ट था। तो ये जो है अभी 12 शेड्यूल हो चुका है, आर्टिकल 450 से भी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद जो है तीसरा जो 13वां प्रोविजन क्या था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है दी सदनात्मक विधानमंडल जो है वो जो है प्रोविंस में जो है वो लागू किया गया। मतलब प्रांत में जो है पहले बाइकैमरल, अभी बाइकैमरल मतलब 2 सदन जो है प्रोविंस में नहीं था, प्रांत में नहीं था। हाँ, सेंटर में कब सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 में बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है मतलब कि द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है आपको सेंटर में, केंद्र में 1919 में ही आ गया था। लेकिन जो है प्रोविंस में, प्रांत में जो है वो 1935 में आया। और ये विधानमंडल का जिक्र जो है आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है? तो 178 में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। और किस किस प्रोविंस में जो है आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है देखने को मिला? तो बंगाल, बिहार, असम, बॉम्बे, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस जो है उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो यहाँ जो है इसके प्रावधान की गई। अभी भी 6 राज्यों में ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आपको कौन है? यूपी, बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है? आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिल जाएगा। उसके बाद जो है 14वां प्रोविजन क्या था कि 10% लिमिटेड फ्रेंचाइज जो है कुछ लोगों को जो है इलेक्शन वोट देने का जो है फ्रेंचाइज दिया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइज जो है दिया गया। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में जो है एडल्ट फ्रेंचाइज की बात है, जो कोई भी 18 साल का एज का है वो वोट दे सकता है, जो भी इंडियन सिटीजन है। उसके बाद जो 15वां प्रोविजन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच लेटर बिकम डीपीएसपी। तो ये जो है डीपीएसपी जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, अनुदेश परपत्र। और वो जो है वो इसका प्रोविजन था जिसको डीपीएसपी बाद में बना दिया गया। डीपीएसपी जो है वेलफेयर का काम करता है और ये जो है हमारे पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 36 से जो है आपको 51 के बीच में जो है आपको डीपीएसपी का बात मिल जाएगा। और इसको जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसकी चीज़ें जो है आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उसका जो है प्रोविजन था, अनुदेश परपत्र का। तो ये जो है 15 प्रोविजन जो है हमने डिस्कस किया इसमें 1935 के एक्ट के बारे में, जो आपको एग्जामिनेशन में इसमें से 8-9 भी लिख देंगे, 7-8 लिख देंगे। आपको जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना प्रोविजन भी आप लिख देते हो तो आपको जो है बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। इसके बारे में एक्ट ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामियों का जो है एक्ट किसने कहा था? और कहा था ट्रेन विथ ओनली ब्रेक्स एंड नो इंजन। ये जो ट्रेन है ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें सिर्फ ब्रेक है और इंजन नहीं है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो इस तरह से जो है हम आपको आंसर राइटिंग जो है लगातार एक एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे सब्जेक्ट का जो है एक एक करके आपको आता रहेगा। तो आप इस तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। और साथ साथ प्रीलिम्स वगैरह का भी प्रिपरेशन आपका जो है अदर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर होता रहेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।